नमस्कार, मैं सत्यम जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों, हम प्रकाश की में पढ़ने से पहले हमको कुछ प्रकाश के बारे में चीज़ें जान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको यदि चीज़ें ये सब आती रहेंगी तो सभी चीज़ें आपको समझ में आसानी होंगी। इसी उद्देश्य से कि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए, हमने पहले आपको जो हमने आपको कणिका का सिद्धांत बताया है दोस्तों, उसका भी उद्देश्य हमारा यही था कि आपको प्रकाश की में अच्छी तरह से समझ में आए। और इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे किस तरह से जो हमारा प्रकाश होता है, आप जानते हैं जो हमारी सभी प्रकार की तरंगें होती हैं, जो विकिरण होता है दोस्तों, विकिरण का जो स्पेक्ट्रम होता है वे 7 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। उनमें से जो हमारा प्रकाश होता है वह बहुत छोटा सा भाग होता है। तो वो सभी चीज़ें जो आप अभी तक जानते होंगे, इस वीडियो में वो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कक्षा 10 में पढ़ा, ये जो प्रकाश होता है हमें हमारी आंखों को एक प्रकार की ऐसी संवेदना देता है कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं ना, वस्तुओं को संसूचित कर सकते हैं, हमारी आंखों को इस प्रकार की ऊर्जा देता है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर जो हमारा प्रकाश होता है ये होता क्या है। ठीक, अब तक आप जानते हैं कि प्रकाश हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो आप जानते होंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के भाग होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण देखने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि विकिरण होता क्या है। तो दोस्तों, विकिरण जो होता है, सबसे पहले आप समझिए विकिरण होता क्या है। तो विकिरण को समझने के लिए आप जानते हैं जो हमारी ऊष्मा होती है, विकिरण आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे दोस्तों। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं केवल इस वीडियो में आपको वैसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। फिर यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर करिए, हम आपको उसके जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। तो दोस्तों, ऊष्मा स्थानांतरण की हमारी 3 विधियाँ होती हैं। पहला जो हमारा होता है चालन विधि होता है। दूसरा हमारा संवहन विधि। तीसरा हमारा होता है विकिरण। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है जो विकिरण होता है हमारा है एक प्रकार का ऊष्मा को स्थानांतरण करने की एक प्रकार की विधि होती है। और इस विधि में दोस्तों, इस विधि में हमारी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो हमारा चालन विधि होता है, संवहन विधि होता है, इन दोनों में हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब क्या होता है, जो संवहन और चालन विधि होती है ये ठोस पदार्थों में होता है। ये जो ठोस पदार्थ होती हैं वो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए एक प्रकार के माध्यम ही होती हैं। और जो हमारा संवहन विधि होता है ये द्रव या गैसों में होता है, मतलब इसके द्वारा हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव और गैसों में होता है। क्या कैसे होता है ऊष्मा का स्थानांतरण, वो हम इस वीडियो में नहीं जानने वाले हैं। इस वीडियो में केवल हम ये जानेंगे कि आखिर विकिरण होता क्या है। ज़्यादा फोकस हम अपना विकिरण पर देंगे। तो विकिरण का आप देखेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम। दोस्तों, ये सभी चीज़ें आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, आखिर ये स्पेक्ट्रम का क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आप पूरा देखिए, शुरू से लेकर के अंत देखिए। ठीक, देखिए अब देखिए, हमने आपको बताया कि जो विकिरण होता है ये हमारा एक प्रकार का ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रकार की विधि होती है। इस विधि में दोस्तों हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारे चालन विधि होता है, संवहन विधि होता है, इन दोनों विधियों में हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा विकिरण विधि है इसमें हमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आप एक उदाहरण देखिए, जैसा देखिए जो सूर्य का हमारे सूर्य का प्रकाश जो हम लोग जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं वो दोस्तों कैसे आता है। वो ना तो चालन विधि द्वारा आता है, ना तो संवहन विधि द्वारा आता है, वो हमारा विकिरण विधि द्वारा ही आता है। तो विकिरण विधि आप इस तरह से समझ सकते हैं। और देखिए, जब आप ठंडे के मौसम में दोस्तों जब आप आग जला करके जब उसको अपने शरीर को गर्म करने के लिए उसको सेकते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा ऊष्मा बगल जो दोनों तरफ बगल में आता है, ठीक, जो हमारा ऊष्मा जो बगल आता है वो कौन सी, वहाँ पर भी आप चालन विधि और नहीं, सॉरी दोस्तों, चालन तो नहीं समझ पाएंगे आप, वहाँ पर आप उस संवहन विधि और विकिरण विधि दोनों को देख सकते हैं। देखिए कैसे देखते हैं उसको आप देखिए। पहली बात तो ये है, जैसे आप जब लौ को आप जलाए हैं, जैसे आग को आप जलाए हैं, तो जो ऊष्मा हमारी ऊपर की तरफ जाती है, ये हम इस पर ब्लैक बोर्ड पर आपको समझाने, सॉरी दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ है ऐसे ऐसे जल रही है, ठीक। तो दोस्तों इससे जो हमारी ऊष्मा है, ये ऊष्मा जो हमारा ताप है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ऊपर जो जा रहा है ये तो हमारी कौन सी विधि हो गई, संवहन विधि हो गई। संवहन विधि आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वैसे मैं आपको थोड़ा संवहन विधि के बारे में बता दे रहा हूँ। दोस्तों, जो संवहन विधि होता है इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है कि जो इसका जो एक अणु होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमने आपको पहले ही बताया कि जो संवहन विधि होता है इसमें इससे द्रव और गैसों में, मतलब तरल पदार्थों में ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जो हमारा गैस होता है, जैसे जो हमारी अग्नि जल रही है ये गैस में ही तो जल रही है, ठीक, मतलब वायु में ही तो आप जलाते हैं। तो जब इससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है
तब ये संवहन विधि द्वारा होता है। और देखिए ये जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो इसके अणु जा रहे हैं, मतलब जो ताप जो जब आप लौ को जलाते हैं तो ज़्यादा जो संवहन विधि द्वारा ऊष्मा हमारे ऊपर की तरफ जाती है। और दोस्तों आप देखते होंगे बगल से, जब आप बगल से भी कुछ ताप यदि आप ऐसे बगल से लगाते हैं तो बगल में भी आपको कुछ उसके ऊष्मा का अनुभव होता है, तो वो विकिरण विधि द्वारा ही होता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो विकिरण होता है इसका महत्व मैं आपको समझा दूं। देखिए जो हमारे सभी जो हमारे आप देखते हैं गूगल, जो हमारा गूगल मैप हो गया, ये सभी जितने मैप होते हैं ज़्यादातर दोस्तों ये सभी हमारे विकिरण के द्वारा ही पता लगाते हैं कि कहाँ पर जंगल हैं, कहाँ पर पेड़ पौधे हैं। ये सब चीज़ें हमारी जो होती हैं विकिरण के द्वारा ही होती हैं, लेकिन वो विकिरण अलग होते हैं, सभी विकिरण समान नहीं होते हैं। आप अभी जानेंगे कौन कौन से विकिरण होते हैं। ठीक, विकिरण बहुत बड़ा होता है दोस्तों, विकिरण का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। वे सभी चीज़ें दोस्तों आप कई वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में केवल हम आपकी जो एक प्रकार का बेसिक होता है उसको आप अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे हम आपके। ठीक, तो इस वीडियो में आप सभी चीज़ें जान जाएंगे कि आखिर आप जानेंगे अवरक्त किरणें क्या होती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी सांप होते हैं, सांप जो होते हैं रात में देखते होंगे आप, रात में भी मेघों को पकड़ लेते हैं ना, रात में भी अपना भोजन करते हैं। ठीक, शिकार करते हैं मेघ का। तो दोस्तों ये कैसे कर लेते हैं? हमारी आंखें जो होती हैं रात को संसूचित नहीं कर पाती हैं। हमारी आंखें कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं कि हम केवल दिन में ही, मतलब जब सूर्य का प्रकाश जब हम सूर्य के जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी हम वस्तुओं को देख पाएंगे। लेकिन जो हमारे सांप हो गए हैं, या आप देखते होंगे जो अन्य प्रकार के जानवर होते हैं, सभी की बनावट आँखों की एक प्रकार से नहीं है। वो अलग अलग प्रकार की तरंगों को संशोधित कर सकते हैं। जैसे जो हमारे सांप हो गए हैं, ठीक, भैंस भी कुछ तरह से जो हमारी अवरक्त तरंगे होती हैं उनको अनुभव कर सकते हैं। कुत्तों को भी, बिल्ली को भी दोस्तों, ये सभी कुछ अलग प्रकार की इनकी आंखें होती हैं। ये कुछ अलग प्रकार की जो हमारी तरंगे होती हैं इनको संसूचित कर सकते हैं। संसूचित करने का मतलब दोस्तों यही होता है कि आप उसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि वस्तुओं को आप देख सकते हैं। जैसे जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश को जब आप संसूचित करते हैं, अच्छा संशोधित करने का मतलब आप साफ साफ ये समझिए दोस्तों, जैसे देखिए आप वस्तुओं को कैसे देखते हैं। जब प्रकाश जो होता है, या तो जब किसी वस्तु से प्रकाश आपकी आंख पर आता है, ये सब दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, अभी इसके बारे में मत समझिए। अभी आप केवल ये समझिए कि आखिर ये प्रकाश होता क्या है। तो हमने आपको बताया कि अभी विकिरण क्या होता है। तो दोस्तों विकिरण के बारे में आपको थोड़ा जानकारी प्राप्त हो गई होगी। हमने आपको बताया कि जो विकिरण होता है ये एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है दोस्तों, आप जानते होंगे। तरंगे जो हमारी होती हैं, हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जितनी चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं सभी मैं आपको बताता हूँ। केवल आप हमारी बातों को अच्छी तरह से सुनने का प्रयास किया करिए, और जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिए करिए कापी पर। दोस्तों हम लिखने से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए दोस्तों यदि कुछ हमसे त्रुटियाँ हो जाए तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में करके। यदि आपको नहीं समझ में आता तो बताया करिए, हम आपको लिख करके ब्लॉग बोर्ड पर भी अच्छी तरह समझाएंगे। वैसे मैं सोचता हूँ दोस्तों आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो, और आपको मैं बता तो दे ही रहा हूँ, आप इससे ही समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है ना, आपने सुना होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, आप पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ये सभी चीज़ें आप सुनते होंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको एक चीज़ का अनुभव हुआ होगा कि आखिर ये विद्युत और चुम्बकीय एक प्रकार से एक साथ आता क्यों है। विद्युत और चुम्बकीय ना, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो विद्युत चुम्बकीय होते हैं ये एक साथ आते हैं। आखिर ये क्यों विद्युत चुम्बकीय ही कहा जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है वीडियो में। एक वीडियो मैंने बताया विद्युत चुम्बकीय बल का दोस्तों, प्रकृति के मूल बल, उसमें भी बताया दोस्तों। यदि आप अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर भी आपको विद्युत चुम्बकीय के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए जो विद्युत चुम्बकीय होता है, विद्युत चुम्बकीय बल या विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है, ये सभी दोस्तों आवेशों के कारण, जब आवेश गतिमान होते हैं, आवेश जब हमारे तरंगों के रूप में चलती हैं तब उन्हें विद्युत चुम्बकीय कहा जाता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी विद्युत चुम्बकीय बात आएगी वहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के आवेश युक्त कार्य आप कह सकते हैं, किसी भी आवेश की बात ही हो रही है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा विद्युत या चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये सभी हमारे आवेश के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसलिए दोस्तों अब देखिए, आखिर देखिए जब आवेश हमारा स्थिर रहता है, आप कूलाम के नियम को पढ़ेंगे, अब कूलाम के नियम को आप भौतिकी में जो हमारा फर्स्ट भाग होता है उसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों। उसके भी दोस्तों हम वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करने की प्रयास करेंगे। तो आप जब देखेंगे जो स्थिर आवेश होते हैं, मतलब देखिए मान लीजिए ये कोई आवेश क्यू हो गया, ठीक, और ये दो आवेश क्यू हो गया। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो
आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, वो स्थिर आवेशों के बीच, जो कूलाम का नियम होता है उनके द्वारा केवल आप स्थिर आवेशों के बीच और बिंदु आवेशों के बीच ही बल लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्थिर आवेश क्या होता है और बिंदु आवेश क्या होता है ये सब की हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक ये है कि आपको विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सभी चीज़ें, प्रकाश होता क्या है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में जाइए। ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया विद्युत चुम्बकीय, एक साथ ही आप देखते होंगे। तो देखिए जब आवेश स्थिर रहता है, ठीक, जब आवेश स्थिर रहता है तब तो उससे हमारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या वैद्युत बल उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों जब आवेश हमारा गतिमान हो जाता है, ठीक, जब आवेश हमारा गतिमान होता है तो उससे हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा अब बताइए, जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब जो कोई भी तरंग चल रही है उसमें यदि आवेशों का आवेश यदि कंपन कर रहे हैं, उसमें आवेश जो है, आवेश का यदि उसमें आदान प्रदान हो रहा है दोस्तों, तरंग में जो आवेश यदि है तो उसके आवेश का जो होगा दोस्तों, यदि आवेश गतिमान है तो आप किसी न्यूनतम समय में उसको स्थिर मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, आप मान लीजिए, आप ही मान लीजिए आप आवेश है, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आवेश है, तो यदि आप गतिमान है थोड़ी देर के लिए, यदि आप गतिमान है तो आप किसी सूक्ष्म शरीर में देखेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप गतिमान है, ठीक, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आप चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि 1/6 सेकंड में, मतलब बहुत छोटा समय लूँ, तो उस समय में आप अपने आप को स्थिर मान सकते हैं, उस समय में आप अपने आप को स्थिर मान सकते हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ पर आपके अंदर दो प्रकार की बल उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो हमारा जो रहता है स्थिर होने के कारण आपको आवेश कौन सा बल उत्पन्न कर देता है, विद्युत बल ना, और दूसरा जो होता है हमारा जब आवेश गतिमान भी है तो उसके हमारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव। ये सभी आप पहले भाग में, जो फिजिक्स का जो कक्षा 12 का जो हमारा पहला भाग है, ठीक, खंड का जो है, इसमें आप अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक, अभी तो मैंने उसके बारे में नहीं बताया दोस्तों, लेकिन उसके बारे में भी हम वीडियो जल्दी ही अपलोड करना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों जो ये कारण होता है, इसलिए हमारा विद्युत और चुंबकीय दोनों एक साथ ही रहते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आवेश गतिमान रहेगा तो उसमें दोनों प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि आखिर ये विकिरण होता क्या है। दोस्तों विकिरण के बारे में अभी हमने केवल आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया है, अभी मैं आपको इसको अलग और अधिक बताऊँगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको और डाउट क्लियर कर दूँ, हो सकता है दोस्तों आप इसके बारे में ना जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने दोस्तों सुना होगा, आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक, जो हमारा प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक, आपने सुना है जो प्रकाश होता है ये बहुत तीव्र गति से चलती है। इसका वेग कितना होता है, आपने इसका वेग जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं, बताइए, इतना इसकी चाल होती है। ये जो इसका चाल है ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाला चाल है। इससे अधिक गति से चलने वाला कोई अभी तक पिंड नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप ये भी जानते होंगे जो प्रकाश होता है, ठीक, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में चलता है। ठीक, सीधी रेखा में चलता है। अच्छा अब बताइए, मैंने तो पहले आपसे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक दोस्तों, सही है, ये तो एकदम सही है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हो सकता है ना समझ में आया हो, आपने ध्यान ना दिया उस तरफ, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, हो सकता है। ठीक, आप देखिए ध्यान से, कुछ नई चीज़ें आप जरूर सीखेंगे। अच्छा देखिए, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है कि नहीं। अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। आपने कक्षा 11 में इसके बारे में अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक, तो आप जानते हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं अनुप्रस्थ तरंगों को ही कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये हमारी इस तरह से चलती हैं, श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती है ना। तो दोस्तों आप बताइए, जब ये हमारा जो प्रकाश है एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है और उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग भी है, तब देखिए जब ये इस तरह से चलता है तो आखिर इसको हम क्यों कहते हैं कि जो इसकी ये सीधी रेखा में क्यों चलता है। तो बताइए, जब इसका मार्ग जो वक्राकार है, कुछ तो इसका मार्ग वक्राकार है ना, तो आखिर दोस्तों इसको क्यों कहा जाता है कि ये सीधी रेखा में चलता है, बताइए।
सोचिए थोड़ा देर, ठीक। आप हो सकते आप वीडियो को पॉज भी कर लीजिए दोस्तों, सोचिए आप, हो सकता है आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए इसका कारण बहुत छोटा है आपको, लेकिन समझना है, ठीक। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जो जानते हैं जो प्रकाश हमारा होता है, ठीक, पहले तो जानते हैं कि बहुत तीव्र गति से चलता है, मतलब इसका वेग बहुत अधिक होता है, ठीक। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, इसी के कारण इसी या सीधी रेखा में चलता है ना। लेकिन दोस्तों ये जो होता है साइंटिफिकली आप कह सकते तो हैं, इसको कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि इसकी गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए मतलब ये ऐसे 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 इतना तेज चला जाता है कि ये सब पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाता है, भले से तीव्र जाती है, लेकिन ये एक प्रकार का हमारा जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो इसका मार्ग तो तीव्र और धीमे से नहीं पता चलता। तीव्र और धीमे से हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि अच्छा बताइए, जो अनुप्रस्थ तरंग जो है तीव्र चल रहे हैं, तो क्या उसमें वक्र, दीर्घ और वक्र नहीं बनेगा? बनेगा ना, ठीक, ये बनेगा। इसको दोस्तों आप सबसे सही जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उससे उस अनुसार आप समझिए, ठीक। ये देखिए, आप जानते हैं जब कोई भी तरंग चलती है तो उसमें क्या क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होती है, उसकी आवृत्ति होती है, आयाम होती है दोस्तों, इसी प्रकार से आवर्तकाल होती है, बहुत सी चीज़ें होती है ना। अब देखिए आप इसको तरंग दैर्ध्य के अनुसार कर सकते हैं। जैसे देखिए आप जानते हैं जो हमारा प्रकाश होता है ये एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तब देखिए दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग हमारी इस तरह से चलती है ना, इस तरह से हमारी इस, मान लीजिए इस मार्ग में से चलती जा रही है। अब देखिए ये इस तरह से कर दिया जाता है ना, इसका हमारा ये किस दिशा में चल रही है, इस दिशा में जा रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, इसके तरंग दैर्ध्य के अनुसार इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि ये सीधी रेखा में चलती है। अब देखिए जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, जो हमारी सामान्य भाषा में आप देखते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमारा कितना होता है, इतना होता है ना, 1 सेंटीमीटर हमारा इतना होता है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर से भी कम। अच्छा तरंग दैर्ध्य क्या होता है आपको पता है? तरंग दैर्ध्य क्या होता है दोस्तों? एक कंपन में, या आप एक दोलन में कह सकते हैं, दोलन और कंपन, दोलन जो होती हैं उसको आप कंपन कह सकते हैं, लेकिन सभी कंपन दोलन नहीं होते हैं। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, मतलब आपने आगे पढ़ा होगा। तो जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है ये क्या होता है? तरंग दैर्ध्य हमारा होता है जो एक कंपन में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? हमारी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक। और देखिए दोस्तों एक कंपन होता क्या है, सबसे पहले आपको मैं सरल लोलक के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारा कोई लोलक, ये इसका कौन सा हो गया, ये इसका साम्य स्थिति हो गई। तो जो इसके साम्य स्थिति के दाईं बाईं जब ऐसे कोई लोलक कर रहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पहले तो ये यहाँ पर स्थित है, मान लीजिए ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये F हो गया मान लीजिए। अब देखिए एक दोलन आप कब कहेंगे? एक दोलन आप, हो सकता है दोस्तों आपको ये पता हो, फिर भी दोस्तों मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं। हो सकता है हमारे बहुत से व्यूअर्स को इसके बारे में ना पता हो, तो यदि दोस्तों नहीं पता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ। देखिए एक दोलन हमारा क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ एक दोलन की, एक दोलन की बात मैं कर रहा हूँ। पहले मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोलक के द्वारा, फिर उसके बाद मैं आपको इस तरह से बताने की भी कोशिश करूंगा, समझाऊंगा आपको। अब देखिए एक दोलन क्या होता है दोस्तों, पहले तो हमारे यहाँ पर ये स्थित है, ठीक। फिर दोस्तों यदि ये यहाँ से A पर गया, पहले जरूरी नहीं कि केवल A पर ही जाए, पहले आप B पर भी जा सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर आपको ये मानकर चल रहा हूँ कि पहले A के पास गया, ठीक, पुनः दोस्तों ये A से B पर गया, पुनः ये B से D पर O आ गया। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि वो अपनी साम्य स्थिति से पहले दाईं तरफ जाए, अधिकतम जितना उसका विस्थापन हो, पुनः वो बाईं तरफ अधिकतम विस्थापन दूरी तय करे, पुनः जब वो अपनी साम्य स्थिति पर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम एक दोलन कहते हैं, ठीक। फिर से आप दोस्तों समझिए, जैसे अपनी साम्य स्थिति से पहले A तक गया जहाँ तक उसका अधिकतम विस्थापन हो, इसको दोस्तों आप अधिकतम विस्थापन कह सकते हैं, इसको अधिकतम विस्थापन कहा जाता है। दाईं तरफ अधिकतम विस्थापन, इसको बाईं तरफ अधिकतम विस्थापन कहा जाता है। ये सब आप कक्षा 11 में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ से पहले यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, इतनी दूरी चलने में, ठीक, इतना चलने में वो जितनी दूरी तय करता है, दूरी नहीं कह सकते हैं आप, विस्थापन कहिए, उसका जितना विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी वस्तु की साम्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन जा करके दूसरी तरफ के अधिकतम विस्थापन तक जा करके पुनः अपनी साम्य स्थिति में लौट आना हमारा एक दोलन कहलाता है, या एक कंपन आप कह सकते हैं। और एक कंपन को पूरा करने में
जो हमारा प्रकाश या तरंग होती है जितनी दूरी तय करती है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस तरह से कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगी, इसकी साम्य स्थिति ये है, मान लीजिए दोस्तों इसकी साम्य स्थिति ये है। पुनः देखो ये दोस्तों ये यहाँ पर गया ना, पुनः यहाँ पर आया, फिर देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए साम्य स्थिति पर आया कि नहीं, अपने साम्य स्थिति पर आया। यहाँ पर पहले देखिए एक बार पूरा ऊपर गया, फिर पूरा नीचे आया, फिर साम्य स्थिति पर आ गया। फिर यहाँ से भी पूरा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पर फिर ये साम्य स्थिति हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के ठीक यहाँ से तक कितनी हो गई, एक दोलन ये इसका हो गया। ये सब क्या कहलाएगा, एक दोलन कहलाएगा, या आप इसे एक कंपन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये भी हमारा एक दोलन कहलाएगा यहाँ से इस तरह से, ठीक, या ये भी हमारा एक दोलन कहलाएगा यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब अपनी साम्य स्थिति से एक बार चल करके पुनः अपनी साम्य स्थिति में आ जाए, लेकिन वो दोनों तरफ अपने अधिकतम विस्थापन को पूरा कर ले। देखिए एक तरफ इसका अधिकतम विस्थापन ये हो गया, दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन ये हो गया, और ये यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, अब देखिए जितना दूरी ये तय किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में, ये जितनी दूरी तय करता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गया इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक, तो तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से लिखते हैं, इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा आवृत्ति होती है, ठीक, आवृत्ति होती है और हमारा आवर्तकाल होता है, ये सब भी आप जान लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए थोड़ा। देखिए दोस्तों आयाम क्या होता है, मैंने तो आपको तरंग दैर्ध्य बता दिया ना। अब देखिए दोस्तों आयाम क्या होता है। आयाम बहुत सरल है दोस्तों। ये मान लीजिए, देखिए ये अपने साम्य स्थिति पर किसी भी तरफ, चाहे आप इस तरफ अधिकतम विस्थापन को ले लीजिए या इस तरफ अधिकतम विस्थापन को, मतलब यहाँ से लेकर के दोस्तों ओ से लेकर के ए तक के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। या आप ओ से लेकर के बी के बीच की दूरी को भी आयाम कह सकते हैं। मतलब ओ ए बराबर ओ बी क्या होना चाहिए, आयाम होना चाहिए। ये कुछ क्या हम कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ से लेकर के इसका अधिकतम विस्थापन कैसे होगा, विस्थापन आप इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ से दोस्तों इस पर ऐसे लंब डाल दीजिए, ये हमारा विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा होता है एक प्रकार के गर्त कहे जाता है, एक को गर्त कहते हैं, एक को सिरिक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारे ये ऊपर होता है इसको हम सिरिक कहते हैं, ठीक, और जो नीचे होता है इसे हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला जो हमारा होता है इसे सिरिक कहा जाता है, और जो नीचे होता है हमारा गर्त कहा जाता है। ठीक, तब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या कहलाता है, इसी को आयाम कहते हैं। यहाँ से भी इसी को आयाम कहा जाता है, ये भी आयाम है, ये भी। तो दोस्तों आपको तरंग दैर्ध्य पता चल गया, आयाम पता चल गया। और देखिए अब आप जानते हैं आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति क्या होता है ये भी मैं तो दोस्तों आपको केवल एक थोड़ी बता दे रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए आवृत्ति क्या होती है ये भी आप जान लीजिए। आवृत्ति हमारी क्या होती है, मतलब 1 मिनट में, ठीक दोस्तों, 1 मिनट में सॉरी दोस्तों, 1 सेकंड में हमारी जो तरंग दैर्ध्य होती है जितने कंपन करती है, ठीक, 1 सेकंड में तरंग हमारी, 1 सेकंड में तरंग के कण, दोस्तों आप तरंग के कण कह सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे तरंग के कण होंगे, अच्छा तरंग के कण मैं क्यों कह रहा हूँ, तरंग जो होता है दोस्तों कुछ वैसे कुछ हमारी कुछ एक प्रकार की दोस्तों कुछ है नहीं, ये दोस्तों क्या होता है, एक माध्यम का विक्षोभ ही होता है। और माध्यम का विक्षोभ कैसे होता है, माध्यम का विक्षोभ हमारा कणों के द्वारा ही होता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर दोस्तों यदि नहीं आ रहा हो तो दोस्तों पूरा प्रयास करता हूँ दोस्तों समझाने के लिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आ जाए। तो देखिए 1 सेकंड में दोस्तों आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में ये जितनी कंपन करेगा, जितना कंपन करता है, जितनी कंपन करता है, इसी की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। मतलब 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे आवृत्ति कहेंगे उसका। तो ये हमारा तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया। आप ध्यान दीजिएगा आवृत्ति को आप V से लिखते हैं ऐसे। ठीक, ये सब चीज़ें दोस्तों अभी आप आगे जानेंगे, क्योंकि जब आप जानेंगे, जब आप पढ़ेंगे विकिरण क्या होंगे, जब उसके आप प्रकार को पढ़ेंगे, अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण, ये सब जब आप पढ़ेंगे अभी, सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, ठीक, अल्ट्रा वायलेट तरंगे क्या होती हैं, ये सब दोस्तों अभी जब आप जानेंगे तो इसमें आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक, जब आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आती रहेंगी तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आइए जो हम बात कर रहे थे, आखिर प्रकाश सीधी रेखा में चलता क्यों है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया।
देखिए आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रकाश जो होता है, जब एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है या आप कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये किस आखिर इसको कैसे माना गया कि ये सीधी रेखा में चलता है। ठीक, देखिए सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये तो आप जानते हैं कि एक प्रकार की क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ना। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जो हमारी इसकी चाल इतनी अधिक होती है ना, जो हमारी इसकी चाल इतनी अधिक होती है कि जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है ये बहुत क्या होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है बहुत कम होती है। ठीक, इसकी चाल अधिक होने के कारण, जैसे देखिए मान लीजिए दोस्तों, देखिए मान लीजिए जो चल रहा है ऐसे हैं, ये देखिए ये हमारा कुछ क्या हो गया, ये हमारा मान लीजिए कोई तरंग जा रही है, तो जो ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की दूरी है यही हमारा क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तब दोस्तों जब इसकी वेग बहुत अधिक होता है, जब ये बहुत तीव्र गति से गतिमान होता है, तब जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है, जब इसका तरंग दैर्ध्य जो बनता है बहुत पास ऐसे बन जाता है। देखिए इस तरह से बन जाता है, इस तरह से 1 सेंटीमीटर से भी कम पर, मैंने तो बहुत उस तरह से बना देखिए यहाँ से। तब दोस्तों इसको आप एक बिंदु के रूप में ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं, ये तो आपको पता ही है कि इसका जो वेग होता है बहुत अधिक होता है। यदि आप बताएंगे कि इसका वेग बहुत अधिक होता है तो भी दोस्तों आपका सही ही रहेगा। ठीक, लेकिन दोस्तों इसका मेन कारण जो होता है, वेग अधिक होने के कारण इसके जो तरंग दैर्ध्य होता है ये इसका क्या होता है, बहुत पास हो जाती हैं, एक बिंदु के रूप में हो जाती हैं, और इसको मिला करके आप एक सीधी रेखा ऐसे बना सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हमने आपको बता दिया कि विकिरण क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं आखिर ये विकिरण के बारे में। दोस्तों अभी तो हमने केवल आप लोगों को केवल विकिरण के बारे में थोड़ा सा बताया है। अब आइए हम विकिरण के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कैसे जाना। ठीक, दोस्तों जब ये सब आप अच्छी तरह से जानते रहेंगे तब आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती जाएंगी। ठीक, तो ज़्यादा आपको कहीं पर परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। आइए देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए जो हमारे विकिरण होता है कैसे क्या होती है। ठीक, जो विकिरण होगा दोस्तों ये हमारी गर्म वस्तुओं से ही होता है ना। ये दोस्तों गर्म वस्तुओं और ठंडी वस्तुओं से ही होता है। मतलब विकिरण होने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई एक वस्तु हो जो गर्म हो, एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जो गर्म हो। अच्छा ये बताइए, जब गर्म होगी वस्तु, दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो आवेश होता है, मतलब जो विकिरण होता है एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तब दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आखिर जब विद्युत चुम्बकीय तरंग है तब इसमें आवेश भी इसमें जो इसके कण होते हैं ये आवेशित होने चाहिए। ठीक, क्योंकि यदि कण आवेशित रहेंगे ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, जब किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं, जैसे जब कोई वस्तु मान लीजिए आपकी गर्म है। ठीक, कोई वस्तु आपकी क्या है, कोई वस्तु आपकी तप्त वस्तु है। ठीक, मतलब आपने उसको गर्म किया कि वो बहुत गर्म हो गई है। अच्छा बताइए दोस्तों, जब आपने उसको ऊर्जा दिया, ध्यान से दोस्तों आप समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई पदार्थ हो गया दोस्तों। ठीक, पदार्थ का मतलब इसको मैं क्या समझ लूँ, मान लीजिए कोयला हो गया। ठीक, ये हमारा कोयला हो गया। कोयला हो गया कि कोयली, दोस्तों कोयला ही है। देखिए जब कोयला को आप जलाते हैं, ठीक, जब कोयला को आप जलाते हैं दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा, जब आप कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला जब आप जलाते हैं दोस्तों तो आखिर होता क्या है, उसके अंदर होते क्या है। आप जानते हैं जो सभी प्रकार के पदार्थ होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, उसका परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। एक चीज़ आप और भी जानते होते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा सोचता है कि मैं मुक्त हो जाऊँ। दोस्तों सभी लोग सोचते हैं मैं किसी के मतलब परतंत्र अवस्था में ना रहूँ, मेरे ऊपर कोई अधिकार ना करे। ठीक, इसलिए दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा चाहते रहते हैं कि इन्हें ऊर्जा मिल जाए और ये अपने कक्षक से बाहर निकल जाए। कक्षक से बाहर निकलने का मतलब दोस्तों, कक्षक से बाहर निकल करके अपने उससे ऊपर वाली कक्षक में चले जाएं। और मैं आपको बता दूं, जब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षक में जाते हैं तो दोस्तों एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो पदार्थ है ये, इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे।
ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक से निकल के दूसरे कक्षक में जाएगा तब वो उसके आरे मतलब दोस्तों उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी टक्कर मारेगा, और जब वो उसको टक्कर मारता है तब वो भी मतलब दोस्तों मैं केवल एक उदाहरण लेकर के, मैंने केवल एक इलेक्ट्रॉन को लेकर कह रहा हूँ, लेकिन इसी प्रकार के हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन दोस्तों उपस्थित रहते हैं। और ये जब हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर मारते हैं दोस्तों तो क्या होती है, तब ये हमारा विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। और देखिए इधर से तो ये टक्कर मार रही है, और दोस्तों कोई दूसरी वस्तु यदि ठंडी मतलब कोई वस्तु ऐसी है जो ठंड है, वो चाहती है कि हमें उष्मा मिल जाए, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन सोच रहे हैं कि हमें ऊर्जा में उष्मा मिल जाए। उष्मा का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि उसे ऊर्जा मिल जाती है। अच्छा, उष्मा क्या हमने आपको तो बताना भूल ही गए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको ये तो कन्फ्यूजन नहीं है कि क्या उष्मा ऊर्जा है, किस प्रकार से है। ठीक, देखिए दोस्तों हो भी सकता है, हमारे बहुत से दोस्तों को हो भी सकता है, तो आपको मैं पहले बता दूं किस प्रकार से ऊर्जा है, आपको इसको पहले समझिए। देखिए कोई भी चीज़ ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा हमारी क्या है, ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता को देता है ना। अच्छा बताइए, उष्मा के द्वारा आपको कार्य करने की क्षमता नहीं मिलती है। आपको जब बहुत सारी ठंडी लगी रहती हैं तब जब आप थोड़ा आप गर्म मतलब अपने शरीर को जब गर्म कर लेते हैं तब आपके पास एक एनर्जी आ जाती है कार्य करने की, आपको फील होता है कि हाँ मेरे पास और शक्ति है। लेकिन यदि आप ठंडे एकदम हो गए हैं, ठंडे से आप काँप रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं वो ना। लेकिन जब आप ऊर्जा पा जाते हैं, मतलब जब आपका शरीर जब गर्म हो जाता है उष्मा के द्वारा, तब आपको एक प्रकार की ऊर्जा मिल जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों जब आपका भोजन जो होता है, भोजन में जब आप चावल डालते हैं, ठीक, तो पहले तो वो कच्चा ही रहता है, लेकिन जब आप उसको उष्मा देते हैं तब उसकी ऊर्जा के द्वारा वो पक जाता है। आप जानते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो जो हमारी ऊर्जा है, जो उसमें ऊर्जा है, इसको आप नष्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा केवल मतलब ऊंचे ताप वाली वस्तु से निकल करके निम्न ताप वाली वस्तु में जाता है। ठीक, और दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा उष्मा होता है उसमें विकिरण होता है, ये हमारी क्या होता है, वस्तुओं मतलब गर्म वस्तुओं से होता है। इस प्रकार से जो वैज्ञानिक थे इसका नाम क्या दे दिए, इसका नाम दे दिए हमारे उष्मीय विकिरण। उष्मीय विकिरण कहा गया इसे, क्योंकि दोस्तों ये जो विकिरण हो रहा था, मतलब विकिरण मतलब क्या है, विकिरण हमारा एक प्रकार का उष्मा का आदान प्रदान है, उष्मा स्थानांतरण की एक विधि है, उष्मा स्थानांतरण की विधि है ना। तो जब ये उष्मा स्थानांतरण की विधि है और उष्मीय स्थानांतरण मतलब कोई ऐसी वस्तु की उष्मा स्थानांतरण किए जा रहे हैं जो उष्मा युक्त हो, मतलब तप्त वस्तु होती है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं केवल उष्मा जब, अच्छा ये बताइए, जब कोई वस्तु उष्मा का उत्सर्जन कर रही है तब कोई उत्सर्जन कब करेगी, जब कोई वस्तु उसको अवशोषित करेगी, है कि नहीं बताइए। हाँ दोस्तों, मैं तो एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी परमाणु हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, मतलब ऊर्जा पा करके जब अपने मतलब मुक्त कहा जा सकता है कि जब ये अपने ऊपर वाले कक्षक में जाते हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा समय तक नहीं स्थित रह सकते हैं, बहुत न्यूनतम समय तक ही वहाँ पर स्थित रहते हैं, और वो वहाँ पर स्थित होने के बाद पुनः जब अपने कक्षक में आते हैं। अच्छा आप बताइए, पहले तो वो ऊर्जा लेकर के दूसरे वाले कक्षक में गया, दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन को आपने ऊर्जा दिया, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने का मतलब मेरा ये है कि जब आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब वो तप्त होता है, उससे मेरा मतलब है, जब आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं, ठीक, तब उसमें ऊर्जा मिलती है, जिससे दोस्तों जब उसको आप ऊर्जा देते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मतलब जिस कक्षक में स्थित रहते हैं उससे ऊपर वाली कक्षक में चले जाते हैं। तब जब वो ऊपर वाली कक्षक में जाएंगे तो वहाँ पर वो ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते हैं। इसको दोस्तों आप कक्षा 11 में इसको भी पढ़ा होगा दोस्तों, 11 में सब कुछ रहता है। इसलिए दोस्तों मेरा निवेदन रहेगा, आपके यदि आसपास कोई हो, आपके घर में कोई है, तो आप उसको जरूर बताइए कि आप 11 वाला अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों 11 वाला पढ़ने के बाद आपका बेसिक मजबूत हो जाता है, और यदि आपका बेसिक मजबूत रहता है तो आपको सभी चीज़ें पढ़ने में आसानी होती है। वैसे दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझा दूँ, इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो कुछ लंबी हो जाती हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में आ जाता हो, तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, और नहीं तो दोस्तों जो भी आपको डाउट हो या कोई भी आपको परेशानी हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके परेशानियों को या हमारे में यदि कोई कमी हो तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो दोस्तों जब मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उसको ऊर्जा दी जाती है तो ज़्यादा समय तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकते हैं। ठीक, कुछ ही समय में दोस्तों, आप कह सकते हैं सेकेंड से भी कम समय में, 1 सेकेंड से भी कम समय में वो पुनः अपने कक्षक में आते हैं। पहले तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा लिया, ऊर्जा लेकर के ऊपर गया। देखिए समझिए आप, मान लीजिए देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए इस कक्षक में है, ये इस कक्षक में है, इसके ऊपर भी एक कक्षक है। ठीक,
ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऊर्जा लेकर के यहाँ पर चला गया, इस कक्षक में चला आया ना, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के इस कक्षक में चला आया। अब मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा देर तक इस कक्षक में नहीं रह सकता है, ठीक। ये दोस्तों कुछ ही समय तक, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में, 1 सेकंड से भी कम समय में दोस्तों ये पुनः अपनी कक्षक में आ जाता है, ठीक। अब बताइए दोस्तों, पहले तो ये ऊर्जा लिया तभी इस कक्षक में गया, पुनः जब इसको इस कक्षक में आना होगा तब इसे ऊर्जा का उत्सर्जन करना होगा कि नहीं। आप जानते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस आवेश होता है, यहाँ पर माइनस आवेश होगा। अब जब इसको ऊर्जा मिल गई, ठीक, तब ये इस पर कम बल लगा रहा है। जैसे दोस्तों आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आपसे कोई ज़्यादा ताकतवर है, आपसे कोई ज़्यादा ताकतवर है, ठीक। जब आपसे कोई ज़्यादा ताकतवर रहेगा तो आप उसके अधीन कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको ऊर्जा मिल गई तब आप उससे लड़ सकते हैं, उससे लड़ करके आप बाहर निकल सकते हैं उसके चंगुल से। लेकिन पुनः यदि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई तो पुनः आपको उसके चंगुल में आना ही पड़ेगा। आप क्यों समझिए, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों पहले तो इसको ऊर्जा मिली, तब ये इससे मतलब प्रतिकर्षण मतलब आकर्षण बल लगता है, लेकिन ये इसको प्रतिकर्षित करके निकलना की कोशिश किया, लेकिन दोस्तों ज़्यादा समय तक नहीं निकल पाता है, ये पुनः इसको यहीं पर आना पड़ता है, ठीक। इसलिए दोस्तों जब यहाँ पर ये आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। वही दोस्तों जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है उसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन विकिरण, उत्सर्जन विकिरण कहा जाता है। तो दोस्तों ये सब तो दोस्तों मैंने आपको केवल बेसिक बताया कि आखिर ये होता कैसे है, क्यों दोस्तों होता है। आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी विकिरण होते हैं वो इसकी इलेक्ट्रॉन, इसका मुख्य कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन ही होता है, मतलब इसका नाभिक ही होता है या परमाणु ही होता है। क्योंकि दोस्तों यदि इलेक्ट्रॉन में के का यह गुण ना हो कि ऊर्जा लेकर के अपने एक्साइटेड स्टेट में जाए तो ऐसा नहीं होता, ठीक। यदि वो अपने उच्च कक्षक में जाकर के पुनः निम्न कक्षक में ना आए तब ये सभी चीज़ें होती ही नहीं, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जाना। तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में जो बात हुई थी ये हुआ 1850 में दोस्तों, जब दोस्तों सब लोगों को पता चला कि उसमें विकिरण होता है, ठीक। जब उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती तो उसको हम उसमें विकिरण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों लोगों के मन में लगभग दोस्तों 1850 ईस्वी में लोगों के मन में ये भावना आई, लोगों के मन में क्या दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि आखिर ये जो विकिरण होते हैं ये किससे बने होते हैं, ठीक। विकिरण किससे बने होते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब कह रहे हैं कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, तो जाहिर है दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो हमारी किससे बनी होती हैं। पहला तो उसमें आवृत्ति होती है और उसमें तरंग दैर्ध्य होती है ना। इस प्रकार से दोस्तों उसमें आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होती हैं। इस प्रकार से लोगों ने कहा कि जो विकिरण होती हैं आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्यों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। यहाँ तक तो दोस्तों सभी जान गए वैज्ञानिक कि ये तरंग दैर्ध्यों से मिलकर बनी होती हैं। अब इसके बाद दोस्तों सभी वैज्ञानिक इसके बारे में खोजने लगे कि आखिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो ये विद्युत चुम्बकीय होती हैं कैसे होती हैं, ये सब अभी वैज्ञानिकों को नहीं पता है, ठीक। आइए देखते हैं वैज्ञानिकों को कैसे पता चला। ये तो दोस्तों मैंने आपको केवल समझा दिया, अब आइए कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं कैसे उन्होंने बताया। तो देखिए इसके बारे में दोस्तों जो हमारा विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है इसके बारे में सबसे पहले सक्रियता से अध्ययन तो दोस्तों बहुत लोगों ने किया, लेकिन दोस्तों जिन्होंने अपना प्रमाणित इसको सिद्ध किया उनका नाम था मैक्सवेल, ठीक। मैक्सवेल ने दोस्तों एक नियम प्रतिपादित किया कि जब कोई भी आवेशित कण को एक समान रूप से त्वरित किया जाता है तब वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि जब मैंने आपको अभी समझाया कि जब आवेश कोई रहता है, जब वो गतिमान रहता है, अच्छा त्वरित करने का मतलब एक ये होता है कि उसको एक गति दे दीजिए, मतलब उसकी गति में वृद्धि कर दीजिए, गति में कमी नहीं होना चाहिए, एक समान त्वरण से उसमें वृद्धि करते जाइए, ठीक। उसी को क्या कहा जाता है, त्वरित गति कहा जाता है। तो मैक्सवेल ने बताया कि जब कोई भी आवेश गतिमान रहता है तब उससे जो विकिरण होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, जो उसका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में होता है। इसका पता दोस्तों उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया कि देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया होगा, कोई निर्वात नदी दोस्तों इस प्रकार से बना लिया होगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कोई आवेशित पिंड रख दिए होंगे। उसके बाद दोस्तों जब उन्होंने आवेशित पिंडों को जब गतिमान किया होगा तो यहाँ पर कोई प्रतिदीप्त परत रखे होंगे और देखे होंगे दोस्तों यहाँ से कुछ प्रकाश निकल के यहाँ पर पड़ रही होंगी। इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने पता लगाया होगा। वैसे दोस्तों एक्चुअली तो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कैसे पता लगाया, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से कुछ उन्होंने प्रयोग किए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे मैक्सवेल थे उन्होंने बताया कि जो हमारा विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है ये हमारा क्या होता है, जो विकिरण होता है हमारा विद्युत चुम्बकीय होता है,
ठीक, जब ये आवेश गतिमान होते हैं, जब आवेश को एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तब वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाते हैं। और दोस्तों इन्हीं विकिरणों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहा जाता है। दोस्तों ये तो हमारे थे मैक्सवेल ने ये तो केवल बता दिया, कथन दिया, लेकिन दोस्तों उन्होंने इसको सिद्ध करके नहीं देखा। इसको सिद्ध करने का काम दोस्तों हमारे मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक हाइटल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको सिद्ध किया था। इसमें दोस्तों हम नहीं जानेंगे, आप दोस्तों कक्षा 12 में ही फिजिक्स सेकंड में ही दोस्तों ये सब अच्छी तरह से जानेंगे। ये सब दोस्तों मैंने आपको केवल इस तरह से इसलिए बता दिया जिससे दोस्तों आपको कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको कुछ लगे कि हाँ दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे। यदि मैं केवल आपको प्रकाश के परावर्तन से बताता तो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए दोस्तों मैंने पहले आपको कर्डिका का सिद्धांत दिया है, वो हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। उसके बाद दोस्तों हमने ये वीडियो दिया है। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो में पूरा ना बता पाऊँ, इसके बाद भी हमारे 1-2 वीडियो अभी और आएंगे, तब उसके बाद दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप जान गए कि हमारे मैक्सवेल ने बताया इसको कि जब कोई आवेशित पिंड चलते हैं, गतिमान रहते हैं, त्वरित किया जाता है, तब वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये तो हो गई कि आखिर कैसे वैज्ञानिकों ने इसको पता लगाया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में केवल यहीं तक आप समझिए। ठीक, इतना दोस्तों आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो हमारा औरक तरंगे होती हैं दोस्तों, जो हमारी 7 प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं, उन सभी तरंगों के बारे में दोस्तों उस वीडियो में आप अच्छी तरह से जानेंगे। यदि मैं दोस्तों उसको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा तो दोस्तों ये वीडियो हमारी करीब 2 घंटे की चली जाएगी, 1.5 घंटे की चली जाएगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।